MQ वाइड बुकलेट, MQ वाइड बुकलेट, IMP MCQ देख रहे हैं हम। IMP MCQ 2025 बोर्ड परीक्षा 2025 का ये है अपना पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में 70 प्रश्न अपन देख चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे के प्रश्न। तो आगे के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये IMP, ये देखिए, ये विज्ञान 10वीं कक्षा विज्ञान MCQ सीरीज IMP क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये अपनी वाइड बुकलेट है MQ कोचिंग की। और यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ तक पहले हम देख चुके हैं। ये वाला प्रश्न देख चुके हैं। पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। पौधों में ऑक्सीजन किस भाग से होता है? तो तने के अग्रभाग से, पत्तियों के मध्य भाग से, फल से या शाखाओं से? किससे हो जाएगा? तो पत्तियों के मध्य भाग से होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ से होगा? पत्तियों में ही। खाना कहाँ बनता है पौधों का? पत्तियों में। पौधों में ये ऑक्सीन है। ऑक्सीन का होता है, हार्मोन होता है। तो अब अगर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो पत्तियों से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? तने के अग्रभाग से। तने के अग्रभाग में ही वैसे ही पत्तियां ही होती हैं। ठीक है, तने का जो अग्रभाग होता है वहाँ से ये ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से होता है? ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर का, पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन को, फलों के निर्माण को, बीजों का अंकुरण को, में से कोई नहीं। तो सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन सही उत्तर हो जाएगा अपना, कोशिका विभाजन। तो अलग अलग देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन हो जाएगा। सीधे रक्त में आते हैं, नलिकाओं द्वारा सीधे अंगों तक आते हैं, या हृदय को सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं, नलिकाओं में आती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों कहाँ पर हो जाएगा? सीधे रक्त में आते हैं, सीधे रक्त में मिलते हैं। अंतःस्रावी मतलब अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे होता है। तो सीधे कहाँ पे मिलेंगे? ये रक्त में ही मिल जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन के हिसाब से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। पेशियों पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? जल्दी लगा दो। एड्रेनलिन हार्मोन के हिसाब से क्या परिणाम होते हैं? तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ये भी सही है। पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ये भी सही है। ठीक है, और पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। एड्रेनलिन क्या करता है? जब हम अचानक से डर जाते हैं या इमरजेंसी चाहिए होती है तभी ये होता है। तो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा देता है। पाचन तंत्र और त्वचा रुधिर की आपूर्ति कम कर देता है, क्योंकि पाचन की अभी ज़रूरत नहीं है, हम बीमार हो जाते हैं तो तभी ये निकलता है। ठीक है, तो सही उत्तर वैसे क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी तो सारे सही हो जाएंगे। तो इमरजेंसी की स्थिति में इस हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है फाइट। एक दूसरा नाम है इसका एंड फाइट एंड फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब इसका स्राव होता है, अगर मान लो किसी के सामने अचानक शेर आ जाए तो उसको यही हार्मोन स्रावित होगा। तो वो क्या करेगा? फाइट, लड़ेगा, और फ्लाइट मतलब हवाई जहाज की तरह लड़ेगा। मतलब बहुत स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, उसको दर्द नहीं होगा, और उसकी गति बढ़ जाएगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, सांस तेज चलने लगेगी, पुतलियाँ फैल जाएंगी, और खतरा महसूस होता तभी होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम भी होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो नींद उड़ जाती है, जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं तो क्या होगा? हमको नींद नहीं आएगी क्योंकि हमको घबराहट हो रही है, तभी इसका स्राव होता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो पेशियाँ क्या हो जाएंगी? बहुत तनावयुक्त हो जाएंगी।
पाचन तंत्र त्वचा में रोग, वो पाचन तंत्र कम हो जाता है इसमें, ठीक है। अब अगर एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है, कहाँ से होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से, पैंक्रियास से, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड से। तो इसका स्राव, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से ही होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से इसका स्राव होता है। अगला देख लेते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो सही उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाता है। अलैंगिक जनन ईस्ट में भी होता है, ठीक है, अलैंगिक मुकुलन ईस्ट में भी होता है, और एक और है ना, अपन ने पढ़ा था हाइड्रा, हाइड्रा में भी होता है, ठीक है, तो इसमें भी हो जाता है और ईस्ट में भी हो जाता है अलैंगिक जनन। निम्नलिखित निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, अंडाशय होता ही है, गर्भाशय होता ही है, शुक्रवाहिकाएं नहीं होती, पिंड वाहिनी होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिकाएं, ये मादा में नहीं है, ये क्या होती है, नर जनन तंत्र में होती है, नर जनन तंत्र। अगला हो जाएगा परागकोश होती हैं, परागकोश होती हैं तो बादल में, अंडाशय में, अंडप में या परागण में। तो कहाँ पे होती हैं, परागकण, कहाँ पे होती हैं परागकण, परागकोश में ही होती हैं परागण, ठीक है, परागकण कहाँ पर होती हैं, परागकोश में परागकण होती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। पहला हो जाएगा निषेचन, परागण, कोशिका परिवर्तन, कोशिका विवर्धन। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना निषेचन, हो जाएगा निषेचन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, अंडप। तो 79 क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडप या फिर अंडाशय या बीजांड, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वर्तिका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कायक प्रजनन होता है कलिकायन से, कटिंग से, डाल के या सभी से। कहाँ से हो जाएगा, कायक प्रजनन कहाँ होता है, कलिकायन मतलब कली से, तो कली से भी होता है, कटिंग से भी होता है, सही बात है। हम लोग गुलाब की क्या लगाते हैं, कटिंग नहीं लगाते। डाल लगाना, तो डाल काट के लगाना तब भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मानव मानव में निषेचन, मानव में निषेचन कहाँ होता है, मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या अंडवाहिनी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, योनि में। मानव में निषेचन कहाँ पे होता है, योनि में होता है। निषेचन नहीं, अन्नवाहिनी में होगा ये तो, निषेचन अन्नवाहिनी में होता है, उसमें नहीं होगा, क्योंकि योनि में तो प्रवेश किया जाता है, ठीक है। तो अन्नवाहिनी में क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। निषेचन कहाँ होगा, सही उत्तर हो जाएगा अपना अन्नवाहिनी में। तो अगला चलते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 4। बीजांड निर्माण करता है, बीजांड का निर्माण, ये वाला प्रश्न क्या है, पेपर में आ चुका है, ये वाला पेपर में आ चुका है। बीजांड निर्माण करता है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, ये गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। तो बीजांड निर्माण करता है, बीज का, फल का, फूल का या पत्तों का। तो बीजांड निर्माण करता है, बताओ इसका क्या हो जाएगा, बीज का, नाम से ही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, वॉटसन क्रिक को, अरस्तु को या चक्र और सुश्रुत को। बताओ जल्दी बताओ। तो यही है ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल आ जाए या ग्रेगर जॉन मेंडल आ जाए, मेंडल अकेला आ जाए तब भी यही होगा, ठीक है। तो अगला हो जाएगा, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, नर में नर में
कौन सा लिंग निर्धारण के लिए कौन सा हो जाएगा, एक्स बाय एक्स एक्स या एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, वाई होना चाहिए उसमें एक्स के साथ, ये इससे तो होगा ही नहीं, ये आधे हैं पूरे नहीं है। ठीक है, तो वाई होना जरूरी है, तो वाई इसमें है, ये कंप्लीट है। निम्न में कौन सा रोग आनुवांशिक है, तो आनुवांशिक रोग कौन सा होता है, कॉलेरा, डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ इनमें से कौन सा आ जाएगा, मलेरिया है, कॉलेरा होगा, डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया। तो मनुष्य में आनुवांशिक रोग हो जाएगा तो डायबिटीज होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डायबिटीज। अगला देखते हैं, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें कौन थे, बताओ गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, कितने जोड़े हैं 23 जोड़े, ये तो सभी को पता है। अगला हो जाएगा, मेंडल किस पौधे का प्रयोग, मेंडल के द्वारा किस पौधे का प्रयोग किया गया था, मेंडल के द्वारा मेंडल ने किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर किया था, ये तो सब जानते हैं। अगला देख लो, मटर के एक शुद्ध लंबे मटर के एक शुद्ध लंबे टीटी और शुद्ध बौने टीटी में संकलन कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बौने का अनुपात क्या होता है, F2 पीढ़ी में क्या रहेगा, F2 में क्या रहेगा, F2 में अपने F1 में तो पहले ही देख चुके हैं, तो इसका अनुपात रहेगा, बताओ कौन सा रहेगा इनमें से तो 3:1, ये 3:1 एक जगह और आता है, किसमें आता है, 3:1 हमें विज्ञान में एक जगह और मिलता है, क्या नाम है उसका, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया या फिर अम्लराज बोल दो, अम्लराज, अम्लराज। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, HCl+HNO3, HN3, इसका अनुपात होता है 3:1 में, HCl 3 में रहता है, HNO3 1 में रहता है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, जल का प्रयोग, कांच का प्रयोग, प्लास्टिक का, मिट्टी का, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि जल से बन जाता है, कांच से बन जाता है, प्लास्टिक से बन जाता है लेंस। अगला क्या हो जाएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कैसा है, तो आभासी है, सीधा भी है और बिंब से बड़ा है। ये बिंब से बड़ा कब बनता है, वो अवतल दर्पण में, वस्तु कहाँ पर रखी होगी, हमने स्थितियां देखी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र पर या ध्रुव से, तो सही उत्तर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर हो जाएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा भी होता है और सबसे बड़ा भी बनता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं अगला प्रश्न 93, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी माइनस में या 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस, माइनस ये इधर प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में, तो बताओ क्या हो जाएगा 93, तो क्या हो, सही उत्तर हो जाएगा अनंत पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जल्दी बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इस स्थिति में देखना है, वाहनों के पीछे का दर्पण देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल का, समतल का या उपरोक्त सभी का, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाहनों के पीछे उत्तल दर्पण का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है,
हम दर्पणों की पहचान करते हैं दर्पण की चमक के आधार पर, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर, या दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश के आधार पर, या वस्तु एवं दर्पण के मध्य माध्यम से। तो दर्पण की पहचान कैसे करते हैं? दर्पण की पहचान कैसे करते हैं? दर्पण, ये वाला दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से पता चल जाता है कि दर्पण कैसा है। दर्पण की पहचान करने के लिए दर्पण जब प्रतिबिंब बन रहा है उससे पता चल जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी बताओ? फोकस दूरी होगी एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, बताओ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, 40, 50 या 60, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर हो सही उत्तर। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब आभासी है। तो प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह क्या है? प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। ऋण किसको दर्शाएगा? वास्तविक को दर्शाएगा। अब 99 पे हो जाएगा अपना। किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण होगा? जल्दी बताओ कौन सा दर्पण होगा? तो कौन सा, कितनी दूरी पर खड़े हों उधर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? समतल दर्पण होगा, अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। सही बात है, समतल में ही बनता है और उत्तल में ही बनता है, दोनों में सीधा ही बनेगा कितनी दूरी पे खड़े हो जाओ। ठीक है, मतलब देखो इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? विसरण। इंद्रधनुष बनने का कारण विसरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन या अपवर्तन। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष कब बनता है? जब वर्ण विक्षेपन होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपन होगा तो इंद्रधनुष बनेगा। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, छाया, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपन, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पुंज होता है ना वो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगला देख लेते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का परावर्तन। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? जल में शैवाल की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश। तो यही हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि समुद्र में भी तो यही होता है। अभी हमने यही तो देखा था, जल में प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन। जल में क्या हो जाएगा? प्रकाश का, ये नहीं है, इसमें नहीं होता शायद, है ना? ये गलत हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? कहाँ गया? जल में प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या हो जाता है? जो हमको क्या रहता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका भी विक्षेपण ज़्यादा होता है नीले रंग का। और पानी क्या करता है? उसको परावर्तित कर देता है। जल में प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। परावर्तन नहीं होगा तो विक्षेपण का कोई मतलब ही नहीं है। परावर्तन होगा और फिर उसका विक्षेपण हो जाएगा, तो हमको कैसे दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पानी का रंग है ना। और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए कौन से उत्तरदायी होते हैं? जंतुओं नियंत्रण और समन्वय के लिए तो ऑप्शन हो जाएंगे तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, दोनों या दोनों ही नहीं। जल्दी बताओ, नियंत्रण और समन्वय के लिए कौन से ऊतक होते हैं? नियंत्रण और समन्वय के लिए तो तंत्रिका ऊतक भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाते हैं ना। ये तंत्रिका ऊतक भी हो जाता है, पेशी ऊतक भी हो जाता है, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, प्रिज्म के 2 पलकों के बीच का कोण कहलाता है? प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, या परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा इसका? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। तो प्रिज्म का है, इसलिए प्रिज्म कोण ही बोल देते हैं इसको, प्रिज्म कोण। ठीक है, बीच का, पलकों के बीच का कोण कहलाता है प्रिज्म कोण।
देख सकते हैं वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण यहाँ पे होता है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है किससे होता है? दर्पण से, फ्रिंज से, पतले लेंस से, कहाँ से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रिंज से होता है। वर्ण विक्षेपण किससे होता है? प्रिज्म से, फ्रिंज से होता है। अमोनिया के एक अणु NH2 में है, अमोनिया के एक अणु में क्या है? एकल बंध, एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, द्विबंध और एकल बंध, क्या हो जाएगा इसका? तो अमोनिया के इसमें क्या रहता है? एकल बंध ही तो रहता है। अमोनिया में क्या रहता है? एकल बंध रहता है, क्योंकि अमोनिया एन कितने बनाता है? एन बनाता है 2 बॉन्ड, तो एक इधर जुड़ जाता है, एक एन इधर जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? कौन सा ओम का नियम नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ओम का नियम कौन सा नहीं है, बताओ जल्दी। ओम का नियम बी समानुपात आई, बी स्क्वायर बटे आई, बी बराबर आई आर, तो ये वाला नहीं है। सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो आता ही नहीं है। बी समानुपात आई आता है और बी बराबर आई आर तो आता है, ये दोनों तो हैं ही। ठीक है, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? अमीटर को परिपथ में सदा कैसे, अमीटर को बताओ। हमने देखा था कि जो ये अमीटर है, वोल्ट मीटर देखा था। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाता है मीटर, अमीटर को हम जोड़ेंगे श्रेणी में जोड़ेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं और अमीटर को श्रेणी में, किसी एक को याद कर लेना तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम। अगला देख लेते हैं 110। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक सही हो जाएगा ओम। तो ऑप्शन तो ओम, मीटर, एम्पियर ये सब रहते हैं, पर ओम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। अगला देख लेते हैं 50 वाट 250 वोल्ट के एक लैंप को प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। 50 वाट का हमारे पास बल्ब है, 250 वोल्ट के लैंप में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? तो इस 50 वोल्ट को जलाने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 0.2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, तो इतने में जल जाएगा। 0.2 एम्पियर में जल जाएगा 50 वाट का। तो 250 वोल्ट मतलब जो घरों में आता है उससे तो 0.2 एम्पियर से ही जल जाएगा। 5 एम्पियर, 2 एम्पियर तो ज़्यादा विद्युत धारा हो जाती है। ठीक है, अगला हो जाएगा यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रा कितना हो जाएगा? यदि विभवांतर को ये वाला, ये जो है ना, ये निकालने का सूत्र होता है P बराबर वी आई। पी मतलब यहाँ पे पावर होती है, वी वोल्ट होता है, आई होता है। पी मतलब विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कितनी है? अब देखो यहाँ पे पी दिया है 50, 50 वाट दिया है। वी वोल्ट दिया ही है 250। हमें निकालना है आई, एम्पियर में निकलता है ये आई। तो 250, तो क्या करेंगे? तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 50/250, जीरो जीरो उड़ा देंगे और 25, 5 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कट जाएगा तो 0.2 एम्पियर इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें ये यहीं पे दिया है, 0.2 आ जाता है हम काटने पर। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। यदि यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का, यदि विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, फटाफट बता दो। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। विभवांतर को वोल्ट में नापती हैं, धारा को एम्पियर में, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। शक्ति का मात्रा होता है वोल्ट एम्पियर। इसका वोल्ट हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा, खत्म। अब देखो 113।
एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो कितने वाट होते हैं 700, 740, 786, 797, 776, तो 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, 746 वाट का होता है, 750 वाट का मान लो, ठीक है, एक हॉर्स पावर। विभवांतर मापन यंत्र, विभवांतर मापन यंत्र है, विभवांतर मापन यंत्र क्या होता है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या लैक्टोमीटर। विभवांतर का मापन यंत्र, विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट अभी देखा था हमने, वोल्टमीटर का। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, लघु पतन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, परिवर्तित नहीं होगा, बहुत अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, निरंतर परिवर्तित रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन क्या हो जाता है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो जल जाता है, ठीक है। मतलब समान चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित ही करते हैं समान चुंबकीय ध्रुव। तो इसमें आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल होती हैं, वक्र होती हैं, बंद वक्र होती हैं, त्रिभुजाकार। तो कैसी होती हैं, चलिए बताओ, तो बंद 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 क्या हो जाती हैं, बंद वक्र हो जाती हैं, ठीक है, बंद वक्र। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तांबे के, नॉर्मल से, इस्पात के, पीतल के, किसके बनते हैं स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, जल्दी बताओ, किसके बने होती हैं, तो इस्पात के बने होते हैं, स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। पश्चिम की, पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, ऊपर मुखी हो जाएगी ना, ये रहा ऊपर मुखी, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊपर मुखी। ये अगला देख लेते हैं 120। लघु पतन, लघु पतन एवं अति भारण से होने वाली हानि के उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति क्या होती है, तो भूसंपर्कता करना, फ्यूज लगाना, स्टेबलाइजर लगाना, विद्युत मीटर लगाना। तो इसमें क्या, लघु पतन से बचने के लिए, अति भारण से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करें ना, फ्यूज तार, सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज तार। अब जाओ 121। किसी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे और जाने पर घटता है, इसमें सिरे को जाने पर बढ़ता है, बिंदुओं पर समान रहता है, तो क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहेगा, सभी बिंदुओं पर क्या रहेगा, समान रहता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, बिंदुओं पर समान रहता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टेड ने, ऑस्टेड ने, फेराडे ने, बोर ने, एम्पियर ने। तो ऑस्टेड ने की थी, क्योंकि इसी के नाम पर तो इसका मात्रक चलता है, तो ऑस्टेड ने की थी, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टेड ने की थी, इसलिए इसी के नाम पर इसका मात्रक भी चलता है। एक क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो ऑस्टेड ही होता है, इसी ने खोज की थी, इसके नाम पे रख दिया। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के अंदर कैसी होती हैं, चुंबक के अंदर तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बाहर होती हैं, उत्तर से दक्षिण, तो अंदर क्या होंगी, दक्षिण से उत्तर होंगी, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती हैं, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती हैं, ये नहीं हुआ, ये रहा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर हो। ये अगला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता किससे लगाते हैं, देख सूचक से, अमीटर से, धारामापी से, वोल्टमीटर से, जल्दी बताओ किससे लगाएंगे, किससे लगाएंगे, धारामापी हो जाएगा, या फिर एक और नाम है फिर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, धारामापी या फिर गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से, या तो धारामापी हो जाएगा या फिर गैल्वेनोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने की युक्ति है ये। 125 में क्या आ जाएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएंगे घरेलू में,
घरेलू में क्या हो जाएंगे, समांतर में ही होती हैं, घरेलू में सब जानते हैं, ठीक है। श्रेणी में नहीं हो सकते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, श्रेणी में लगा दिए तो श्रेणी में प्रयोग किए जाते हैं। जो दीपावली पर जो सीरीज आती है वो किस में जुड़ी हुई है, श्रेणी में, क्योंकि इनमें जो बल्ब लगे रहते हैं वो रहते हैं छोटे छोटे बल्ब रहते हैं। तो उनका कितना 3,7 वोल्ट का एक बल्ब रहेगा, तो उसमें इतने वोल्ट लगाते हैं कि वो 240 वोल्ट से जल जाएं, ठीक है। इसलिए इनका इसमें क्या कर देते हैं, उतने बल्ब का इंटू कर देंगे तो वोल्ट वोल्ट बढ़ता है इंटू करने पर, ठीक है। तो इसलिए घरों में थोड़ी, घरों में तो अगर ऐसे लगा देंगे ना अगर श्रेणी में तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए समांतर क्रम में इनको जोड़ा जाता है। और अगर एक बल्ब भी खराब हो गया तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे घरों में, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे खत्म हो गया, अब अगली वीडियो में अपन देखेंगे रक्त स्थान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।